कुछ ही घंटों बाद अचानक व्योम की छटपटाते हुए आंखें खुल गईं। उसने हड़बड़ाहट में उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर जंजीरों से बंधे होने के कारण वो उठ ही ना सका। वो इस वक्त एक घोड़ा गाड़ी में बंद था, जो रात के अंधेरे में उसे जंगल की ओर लेकर बढ़ती जा रही थी। तभी व्योम गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और ये सब क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ करता, इतने में घोड़ा गाड़ी मीलों तक फैली कलंका झील के सामने जा रुकी और व्योम के साथ साथ जंजीरों में बंधे हुए दो लड़कों को बाहर निकालते हुए मेनका के पिता सरदार ने कहा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे बेटे को एक खास तरह की बीमारी हुई है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। हमें इस झील के धरातल में उगने वाला एक सफेद पंचोली फूल चाहिए, एक ऐसी जड़ी बूटी जो हमारे बेटे की इस बीमारी को ठीक कर सकती है। सरदार के साथ वहां मेनका भी खड़ी थी, जिसे देखकर व्योम ने दांत भींचते हुए उनसे कहा, अगर तुम्हें फूल चाहिए थे तो जाकर ले लो, हमें यहां लेकर क्यों आए हो? सरदार ने उसे तुरंत जवाब दिया, क्योंकि इस झील में एक पानी का दानव रहता है, जो पानी के अंदर उस फूल की पहरेदारी करता है। हम चाहते हैं कि तुम तीनों उस फूल को हासिल करने में हमारी मदद करो। बदले में तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें सब दूंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो। मैं तुम तीनों के सामने हाथ जोड़ता हूं। व्योम ने अपनी बेड़ियों को झटकते हुए गुर्राकर कहा, लेकिन हम ही क्यों? तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना? मेनका ने एक एक करके उन तीनों की बेड़ियां खोल दी और बोली, क्योंकि तुम तीनों के ही पास पानी से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। तुम तीनों ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हो, लेकिन आखिरी फैसला अब भी तुम्हारे ही हाथ में है। अगर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। व्योम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे मालूम था कि रिवा और उसके परिवार को इस नई जगह पर लाने के बाद अगर उसे उन्हें अच्छी जिंदगी देनी है तो वो ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसीलिए उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा तरीका मुझे हरगिज पसंद नहीं आया, लेकिन मैं अभी परेशानी में हूं, इसलिए मैं जाऊंगा और तुम्हारे बेटे के लिए वो पंचोली फूल ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। व्योम के साथ साथ वो दोनों योद्धा भी उस फूल को ढूंढने के लिए उस झील में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें भी व्योम की ही तरह पैसों की जरूरत थी। इसीलिए व्योम उन दोनों के साथ झील में कूद गया। उनके अंदर जाते ही मेनका भी झील के अंदर कूद गई और वो व्योम के साथ साथ उन लड़कों से बोली, मैं भी इसमें तुम तीनों का साथ दूंगी। हमें फौरन नीचे जाकर उस दानव के जागने से पहले ही उस पंचोली फूल को ढूंढना होगा। पानी के अंदर मेनका की बातें सुनकर व्योम चौंक गया, क्योंकि इस कलंका झील के अंदर बाहरी दुनिया की तरह लोग बिना परेशानी के बातें कर सकते थे। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगे। व्योम भी खुद से धीमी आवाज में बोला, पता नहीं इस बार मेरी शक्तियां मेरा साथ देंगी भी या नहीं। खुद में ही बड़बड़ाता हुआ व्योम जोर से चीखा, जल शक्ति जाग उठो! एक ही चीख के बाद तुरंत उसके शरीर से नीली ऊर्जा फूट पड़ी और अपनी जल शक्तियों का इस्तेमाल करके व्योम पूरी रफ्तार के साथ कलंका झील के धरातल की ओर बढ़ने लगा। थोड़ा नीचे पहुंचते ही उसने अपने एक साथी को देखा, जो पंचोली फूल की तलाश में उसके साथ यहां आया था। उसे देखते ही व्योम बोला, क्या हुआ? उस फूल के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लड़का इससे पहले कुछ बोल पाता। तभी 15 फीट लंबी एक धुंधली आकृति उस लड़के की ओर बढ़ी और उसने एक ही झटके में उस लड़के के शरीर को अपने दांतों की मदद से बीच से चीर फाड़ दिया और तुरंत पानी का रंग लाल होने लगा और वो चीज फिर से वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर व्योम का दिल दहल उठा और वो खुद में ही बुदबुदाया, लगता है मैं गलत था। पैसों के लिए शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। रिवा अब भी मेरी राह देख रही होगी। मरने से बेहतर होगा कि मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। व्योम ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी एक खूबसूरत सी अनजान लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, वो पंचोली फूल यहीं ठीक नीचे है। हमें उसे तोड़कर फौरन यहां से निकलना होगा। व्योम थोड़ी देर तक उस खूबसूरत सी लड़की को देखता रह गया। वो लड़की भी उसे ही देखती जा रही थी। उसने व्योम का हाथ छोड़ा और गहरे पानी की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर व्योम खुद में ही बुदबुदाया, अगर फूल यहीं है तो मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूं ना। वो उस लड़की के पीछे पीछे बिल्कुल नीचे पहुंच गया
जहां व्योम ने पानी के अंदर महल की तरह दिखने वाले एक खंडर को देखा। वो लड़की व्योम को हाथ से इशारा करते हुए उस खंडर के अंदर घुस गई। व्योम उसके पीछे पीछे जैसे ही खंडर के अंदर घुसा, अचानक उसकी शक्तियां गायब हो गई और उस लड़की का शरीर फटकर एक केकड़े की तरह दिखने वाले 15 फीट लंबे दानव में बदल गया, जिसके हजारों दांत थे, और उसने घुमाकर अपना पंजा व्योम के पेट पर दे मारा। व्योम दीवार से कुछ इस तरह टकराया कि उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगा, और वो दानव हंसते हुए बोली, झूठ बोला गया है तुम सबसे। तुम तीनों को यहां पंचोली फूल को तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि यह काम तो सरदार की बेटी मेनका कर रही होगी। सरदार पंचोली फूल का तस्कर है। वो अपनी बेटी मेनका के साथ मिलकर अक्सर पानी की शक्तियों वाले गरीब योद्धाओं को ढूंढता है। फिर वो अपने बेटे की बीमारी का नाटक करके उन्हें झील में भेजता है, क्योंकि मुझे जल शक्तियों वाले इंसान सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इसीलिए सरदार तुझे यहां लाया, ताकि मेरा ध्यान भटकाकर उसकी बेटी मेनका पंचोली फूल के साथ यहां से जिंदा निकल सके, और तुम तीनों मेरा खाना बन जाओ। व्योम उस दानव की बातें सुनता जा रहा था, और शक्तियों के बहाव के बंद होते ही इस गहरे पानी में उसका दम सा घुटने लगा, और छटपटाते हुए व्योम खुद से बोला, गुरुजी ने सही कहा था कि मुझे अगले 3 साल तक रुककर अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, ताकि मैं अपनी शक्तियों को काबू कर सकूं। इतना बोलते ही व्योम का शरीर शांत पड़ने लगा और वो बेहोश हो गया। ये देखकर उस इच्छाधारी दानव ने मुस्कुराकर कहा, पेट भरने का वक्त आ गया है। वो जैसे ही व्योम की ओर बढ़ी, व्योम के साथ यहां आया हुआ तीसरा लड़का वहां आ पहुंचा, और उसने घुमाकर पानी का चक्रवात उस दानव की ओर फेंका। वो दानव पलक झपकते ही वापस लड़की बनकर हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी ही झील में आकर मुझे हरा देगा? ये तेरा वहम है। तुम जैसे जल शक्ति वाले योद्धाओं को मारकर खाने से मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। वो इच्छाधारी दानव एक बार फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने केकड़े की तरह दिखने वाले भारी भरकम पंजे को घुमाकर उस लड़के की खोपड़ी पर दे मारा, और उस लड़के की खोपड़ी तुरंत फट गई। ये देखकर वो इच्छाधारी दानव व्योम की ओर बढ़ी। न जाने क्यों तू मुझे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। उसने व्योम को पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया। तभी एकाएक व्योम की आंख खुलकर नीले रंग में चमकने लगी, और वो धीरे से बोला, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मुझे जीना ही होगा, क्योंकि मुझे अभी अपने अतीत से जुड़े सारे राज जानने हैं। व्योम के इर्द गिर्द तुरंत एक बड़ा सा चक्रवात घूमने लगा, जो बिजली की रफ्तार से उसके शरीर को लेकर ऊपर की ओर बढ़ता चला। ये देखकर वो इच्छाधारी दानव गुस्से से बोली, ए इंसान, मेरी झील में तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। उस इच्छाधारी दानव ने उस चक्रवात पर जैसे ही वार किया, चक्रवात फटकर खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर व्योम था ही नहीं। व्योम की शक्तियां मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंचते ही जाग गईं, और वो उस दानव को चकमा देकर पानी को चीरता हुआ दूसरी दिशा से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। उस इच्छाधारी दानव की नजर उस पर जैसे ही पड़ी, वो भी अपनी पूरी रफ्तार से व्योम की ओर लपकी, लेकिन हाँफता हुआ व्योम तुरंत झील से निकलता हुआ जमीन पर आ गया, और वो इच्छाधारी दानव अपने खूबसूरत लड़की वाले रूप में आकर पानी के किनारे से व्योम को देखते हुए खुद से बोल पड़ी, ये लड़का, ये कुछ अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे उस भंवर को ये नहीं, इसका अंतर्मन काबू कर रहा हो, वो भी इसकी इच्छा के विरुद्ध। एक तरफ वो दानव खुद से बातें करती जा रही थी, और दूसरी तरफ भीगी हुई मेनका अपने पिता सरदार को व्योम की तरफ इशारा करते हुए घबरा कर बोली, ये जिंदा कैसे बच गया? जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। खून से लथपथ व्योम उठा और मेनका को देखकर चिल्लाया, मुझे तुम दोनों का सच पता चल चुका है। रुक जाओ, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। व्योम उनकी तरफ दौड़ा,
लेकिन मेनका अपने पिता के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर वहां से भाग गई। व्योम थोड़ी देर तक उनका पीछा करता रहा। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए सितारे के आकार के पंचोली फूल पर पड़ी, जिसे उठाते ही वो खुद से ही बोला, लगता है ये फूल उनसे गलती से यहां गिर गया। इसे बेचकर परिवार का पेट भरने के लिए मुझे कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं। वेदा साम्राज्य में पंचोली फूल बेचना गैर कानूनी था। व्योम ने वो पंचोली फूल जाकर जांच मंत्रालय में दे दिया, जिसे देखते ही वहां के अधिकारी ने उससे कहा, हमें नहीं पता तुम्हें ये फूल कहां से मिला, लेकिन तक्षशिला में हर किसी को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाता है। इतना बोलते हुए उस अधिकारी ने पूछा, बताओ तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए लड़के? व्योम थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, अगर मुझे कुछ दिनों के लिए खाने का राशन मिल जाता तो मेरे लिए इतना काफी होता। उस अधिकारी ने व्योम को अगले 1 महीने का राशन और कुछ सात्विक सिक्के भी दिए, जिसे पाने के बाद व्योम ने जनकपुरी में ही अपनी आगे की जिंदगी की शुरुआत की और हथौड़े से हथियार बनाने का एक नया काम ढूंढ लिया। और हथौड़े से काम करते करते उसका शरीर मजबूत बनता चला गया, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां अब थोड़ा बहुत उसके काबू में आने लगी थीं। देखते ही देखते 2 साल हवा के झोंके की तरह बीत गए। इन पिछले 2 सालों में व्योम जितना हो सके उतना पैसा जुटाकर अपने पास रखता जाता, ताकि भविष्य में अपने अतीत से जुड़े हुए राजों को जानने के लिए एक सफर पर निकल सके। एक दिन व्योम अपने काम के बाद जब अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगा, तो उसने सुना कि बस्ती में ही रहने वाली 2 लड़कियों ने रिवा के पास आकर उससे पूछा, रिवा, अचानक तेरे पास ये नए कपड़े खरीदने के पैसे कहां से आ गए? पहली लड़की ने तुरंत आरोप लगाते हुए कहा, हमारी बस्ती में पिछले महीने से कई चीजें गायब भी हो रही हैं। कहीं ये सब इसने ही तो नहीं किया? दूसरी लड़की भी जोर से चिल्लाई, तेरे भैया तो दिहाड़ी मजदूर है, तेरे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? आजकल तो गायब भी बहुत रहती है। रिवा घबराकर बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया है, यह सब मेरे भैया ने दिया है। व्योम दूर से ही बाजार की भीड़ में खड़ा उनकी बातें सुनता जा रहा था। उसे देखकर वो परेशान होकर खुद से ही बोल पड़ा, रिवा, तुमने उन लड़कियों से झूठ क्यों कहा? मैंने इन पिछले 2 सालों में तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिलाया है। तभी उस पहली वाली लड़की ने जोर से आवाज लगाई, अरे बस्ती वालों, आओ देखो, ये रिवा तो चोर निकली। रिवा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर व्योम गुस्से से आगे बढ़ा। तभी वो एक लड़के से टकरा गया, लेकिन उस लड़के पर ध्यान दिए बिना व्योम रिवा के पास पहुंचकर उन लड़कियों से गुस्से से बोला, बस करो, मेरी बहन चोर नहीं है। तुम लोग बिना सबूत के उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? उसे देखकर दोनों लड़कियां चौंक गईं। पहली लड़की ने कहा, अरे व्योम भैया, हम तो बस पूछ रहे थे। व्योम ने सख्त आवाज में कहा, पूछना और इल्जाम लगाना 2 अलग बातें होती हैं। मेरी बहन भूखी रह सकती है, लेकिन चोरी नहीं कर सकती। इतना कहकर व्योम ने रिवा का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। और आगे बढ़ते हुए व्योम ने परेशान होकर रिवा से पूछा, तुमने उनसे सच क्यों नहीं बताया कि ये नए कपड़े तुमने अपने पैसों से खरीदे, फूलों के बगीचे में काम करके अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से? रिवा पहले हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, उससे चोरी का इल्जाम तो हट जाता, लेकिन फिर लोग बोलते कि बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन को काम करना पड़ रहा है, और आपके बारे में कोई कुछ भी गलत बोले, ये मैं सह नहीं सकती। रिवा की बात सुनकर व्योम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। एक पल में उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए और वो रिवा को देखते हुए खुद से ही बोला, कैसा भाई हूं मैं? पिछले 2 साल से यहां वहां अपने अतीत को जानने के लिए पैसे जुटाता रहा, और उस अतीत के चक्कर में मैं अपने वर्तमान को ही भूल गया। व्योम खुद को कोसता जा रहा था, लेकिन जिस लड़के से वो टकराया था, वो लड़का दूर खड़ा छिप छिप कर व्योम को ही देखे जा रहा था। व्योम, तो तू अब भी जिंदा है। कोई बात नहीं, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। आखिर कौन था वो लड़का जो व्योम को चोरी छिपे देखे जा रहा था? क्या वो नंदराज का बेटा अकाजा था, या अंधकारम का भेजा हुआ कोई मनुष्य रूपी दानव? आखिर अब क्या होगा व्योम के साथ? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग।